everyone. So this is Dimple Patel, your science teacher at Bhavya Education. Today we'll be starting with the second module for the third chapter, that is metals and non-metals. पहले मॉड्यूल में हमने मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था और उनके एक्सेप्शंस के बारे में बात करी थी। भाई सारे मेटल्स जब सॉलिड होते हैं तो उसके सामने कैसे हमारा मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में होता है, सारे नॉन मेटल्स इतने हार्ड नहीं, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं, तो वहीं हमारे अलग अलग नॉन मेटल्स के अलग अलग स्टेट्स पड़े थे। जैसे सल्फ़र सॉलिड में होता है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन जो है हमारा वो गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो हमने हर एक की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को समझा था, कैसे नॉन मेटल्स अलग हैं मेटल्स से। सेकेंड मॉड्यूल में हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के साथ। मेटल्स की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ पढ़नी है, दैट इज़ रिएक्टिविटी सीरीज। क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज? मैंने जब आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाया था चैप्टर नंबर 1 में, तब आपको एक सीक्वेंस लिख के दिया था, ठीक है। वो सीक्वेंस जहाँ पे हम कहते हैं कि मेटल एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेंगे या कौन किसको रिप्लेस कर पाएगा, ठीक है। इस तरीके की हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में भी, ठीक है। वही रिएक्टिविटी सीरीज हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। पोटेशियम सोडियम बीइंग द फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि ये दोनों जो मेटल है वो हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। तो इसी को डिटेल में देखते हैं। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर गोल्ड, ठीक है, मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड, ठीक है। डाउन जैसे जाएगा रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। डाउनवर्ड्स जब भी पोटेशियम से हम गोल्ड की तरफ जाएंगे रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, यानी कि पोस्ट हाइड्रोजन हमारे मेटल्स जो हैं वो बेसिकली सबके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। हाइड्रोजन के ऊपर वाले हैं वो ऑलमोस्ट सब चीज़ों के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। बट अगर हम गोल्ड टू पोटेशियम देखें तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। पोटेशियम टू गोल्ड रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, बट गोल्ड टू पोटेशियम रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीक्वेंस याद रखना है ताकि हमको 2 चीज़ों में फ़ायदा हो। एक तो अगर हमें रिएक्शंस पूछे जाए विथ मेटल्स, अलग अलग लाइक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एक्सप्लेन करने के लिए बोले तब आ सकता है, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में भी ये बहुत अच्छे से काम आएगा, ठीक है। पोटेशियम बीइंग द मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, फॉलोड बाय सोडियम, और हमारा गोल्ड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है, इसीलिए हम उसको इजीली डे टू डे लाइफ में पहनते भी हैं, ठीक है। आपकी गोल्ड रिंग होगी या गोल्ड ऑर्नामेंट्स होंगे, वो ना एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ना पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, ना डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो गोल्ड और सिल्वर लीस्ट रिएक्टिव हैं, जबकि पोटेशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। जैसे जैसे हम मूव डाउन करेंगे इन द रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्शंस स्लो डाउन होते जाएंगे, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। एज वी मूव डाउन रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। और अगर हम कहें एज वी मूव अप फ्रॉम गोल्ड टू पोटेशियम रिएक्टिविटी हमारी इंक्रीज होती है, ठीक है। चलिए अभी इस अरेंजमेंट को, ये जो मेटल का अरेंजमेंट है, अगर हमें पूछ ले कोई कि भाई रिएक्टिविटी सीरीज की डेफिनेशन क्या है, तो हम क्या लिखेंगे? अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ सीरीज इज कॉल्ड एज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स। ये मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है। मेटल्स अपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक दूसरे से या दूसरे कंपाउंड से या एसिड से या बेस से किस तरीके से वो अपना रिएक्शन दिखाएंगे डिफरेंट चीज़ों से, उसका हमने सीक्वेंसिंग करा है,
ठीक है। सबसे पहला हम देखते हैं जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है उसके साथ हमारे मेटल्स किस तरीके का रिएक्शन देते। ठीक है, सबसे पहला रिएक्शन हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अभी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स। जब भी हम बात करते हैं कि मेटल्स रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, वो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, अभी उनका रिएक्टिविटी लेवल डिफर करता है। जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है उसके हिसाब से देखें तो किस तरीके से वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, तो भाई बोलेंगे पोटेशियम सोडियम ऐसे हैं जो हाईली रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हर एक एलिमेंट का रिएक्शन कैसा है। मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएगा या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो हमेशा मेटल ऑक्साइड्स बनेंगे, और उसमें सोडियम पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव है तो वो इजीली एट रूम टेम्परेचर ही ऑक्साइड्स बना देंगे। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर ही वो ऑक्साइड्स बना देंगे अपने सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या है भाई, K प्लस O2 gives me K2O। ठीक है, बैलेंस आउट कर दिया थोड़ा हमने, बैलेंसिंग करने का बन जाता है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे एक ही था तो वो हमने बैलेंस किया। प्लस यहाँ पे K2 तो वो तो यहाँ पे अभी 4K हो जाएगा। ठीक है, तो 4 एटम्स ऑफ पोटेशियम विथ ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, उसी तरीके से सोडियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, इसको भी हम बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो मेटल एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। इसमें सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है और द टॉप मोस्ट ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज है, तो वो रेडिली ऑक्सीजन जो अवेलेबल है उसके साथ रूम टेम्परेचर में भी रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, अभी मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता, उसके लिए हमें उसको बर्न करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। अगर हम याद करें तो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट रिएक्शन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, हम मैग्नीशियम रिबन बर्न करते थे टू ब्रिंग आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो जो रिएक्शन है वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम को हीट अप कर रहे हैं, मैग्नीशियम को हम हीट दे रहे हैं, तब जाके वो रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तब जाके वो रिएक्ट कर रहा है। मैग्नीशियम रिबन को हम बंसन बर्नर पे हीट कर रहे हैं, तब जाके वो इंटेंस लाइट और हीट प्रोड्यूस कर रहा है टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए हमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना पड़ेगा। एट रूम टेम्परेचर मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ, बट सोडियम और पोटेशियम कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जिंक जो है, जिंक ऐसा है कि भाई ये एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ तभी रिएक्ट करेगा। ठीक है, बर्न्स इन एयर ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, उसको बहुत हीट देंगे जिंक को, तब जाके वो रिएक्ट करेगा टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड बनाने के लिए हमें जिंक को गर्म करना पड़ेगा, हीट अप करना पड़ेगा, तब जाके वो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है उसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम और जिंक दोनों को हीट करना पड़ता है। बट आयरन, आयरन अगर हम बात करें तो वो तो गर्म करने पे भी आयरन ऑक्साइड नहीं बना रहा, इट डज नॉट बर्न, इट डज नॉट बर्न इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे भी वो गर्म नहीं हो रहा। पर आप आयरन फिलिंग्स को अगर
फ्लेम पे स्प्रिंकल आउट करते हो और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हीटिंग होती है आयरन फिलिंग्स की, जो कि छोटे छोटे आयरन ग्रैन्यूल्स हैं, जिसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग होती है, तब जाके आयरन ऑक्साइड बनता है, तब जाके आयरन ऑक्साइड बनता है। इस तरीके से आयरन फिलिंग्स को हम हीट करेंगे। लोहा गर्म करते हैं हम, बहुत सारी हीट देते हैं। आपने बिल्डिंग्स बनते हुए देखा होगा, बहुत ज़्यादा हीट पास की जाती है, तब जाके आयरन हीट अप होता है। ठीक है, आयरन हीट अप होता है, आयरन का कलर चेंज हो जाता है टू रेड। ठीक है, और धीरे धीरे वो ब्लैकिश कलर में टर्न आउट हो जाता है टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो Fe+O2, Fe+O2 गिव्स अस Fe3O4, यानी कि यहाँ पे हमें आयरन को एक्सेसिव हीट देनी होगी। आयरन मेटल पूरा नहीं, आयरन फिलिंग्स को अगर हम एक्सेसिव हीट देते हैं, तब जाके वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। दैट एक्सेसिव हीट इज एक्सट्रीम इन टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा हीट अप करने पे आयरन का आयरन ऑक्साइड में कन्वर्जन होता है, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्जन होता है। ठीक है, अगर हम कॉपर रॉड की बात करें तो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है, यानी कि ये लेस रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो जब ये कम रिएक्टिव है तो ये बर्न नहीं होगा, ये हीट अप नहीं होगा। ठीक है, बट खाली यहाँ पे जो मेटल है वो जब गर्म हो जाएगा तो उस पे एक ब्लैक कलर का कोटिंग लग जाएगा, दैट विल फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऐसे तो लीस्ट रिएक्टिव है, जलेगा नहीं, बट उसके ऊपर एक परत बन जाती है, ठीक है, जो कि ब्लैक कलर की है, और उसके वजह से क्या होता है, वो ब्लैक कोटिंग जो है दैट इज कॉपर ऑक्साइड। रिएक्शन देख लेते हैं इसका, किस तरीके से मैंने हीट अप किया। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लैक कोट बन गया, तो कॉपर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन विथ एक्सेसिव हीटिंग फॉर्म्स अ ब्लैक लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक कलर का लेयर बनाता है। उसी तरीके से एल्यूमिनियम भी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम जलेगा नहीं। ठीक है, जिस तरीके से मैग्नीशियम ऑन हीटिंग मैग्नीशियम रिबन बर्न आउट होती है, उसके ऐश प्रोड्यूस होते हैं, उस तरीके से ना ही कॉपर के ऐश आएंगे कॉपर ऑक्साइड के, ना ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड के ऐश बनेंगे। ठीक है, ऐश यानी कि राख, जलने पे जो राख बनती है वो। तो अगर हम अभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी देखें, हमारे रिएक्टिविटी सीरीज, तो कुछ इस तरीके से है कि भाई सोडियम मेटल और पोटेशियम ये तो रूम टेम्परेचर में ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देंगे। कैल्शियम मैग्नीशियम को माइल्ड हीट देनी पड़ेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, लाइक नॉर्मल हीटिंग देनी पड़ेगी, जबकि एल्यूमिनियम जिंक को स्ट्रॉन्ग हीटिंग देनी पड़ेगी। आयरन की तो भाई आयरन फिलिंग्स को जब हम स्ट्रॉन्ग हीट देते हैं तब जाके वो मेल्ट डाउन होता है या हीट अप होता है, लिड नहीं शो करता। वहीं कॉपर को भी अगेन स्ट्रॉन्ग हीटिंग देनी पड़ती है, लाइक एल्यूमिनियम एंड जिंक, तब जाके उसके ऊपर एक कोट बनता है, एक परत बनती है। क्लियर? तो ऑक्सीजन के साथ हमारे जो रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल्स हैं उनका रिएक्शन कुछ इस तरीके से है। क्लियर? अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कि भाई हमारे मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं। मेटल का रिएक्शन अब हम वाटर के साथ डिफाइन करेंगे कि भाई पानी के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। पानी में हम गोल्ड घोल सकते हैं, सिल्वर घोल सकते हैं, नहीं, है ना। तो जिंक वगैरह रिएक्ट करेगा। क्या हमारे पोटेशियम सोडियम किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, देखते हैं, चलिए। तो वाटर के साथ अगर हम बात करें तो मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एक मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, प्लस H2 गैस रिलीज होगा। H2 गैस रिलीज हो रहा है, उसको चेक करने के लिए क्या करना है, मैचस्टिक जलानी है, जहाँ से गैस रिलीज हो रहा है वहाँ पे ले जाएंगे तो एक पॉप साउंड आएगा। ठीक है,
दैट शोज अस द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। पर ये तो नॉर्मल कोल्ड वाटर के साथ मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा है। अभी कुछ क्या होंगे, कुछ मेटल ऐसे होंगे जहाँ पे गर्म पानी ही काम आएगा, बनेंगे मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस ही। बट कुछ मेटल ठंडे पानी में रिएक्ट कर जाएंगे, कुछ मेटल गर्म पानी में, हॉट वाटर में, और कुछ ऐसे हैं कि उनके ऊपर से वाटर की स्टीम, भाप जब हम उससे पास करेंगे तब जाके वो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं, मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे। ठीक है, तो एक से धीरे धीरे एक एक एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं। जो भी मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे हम, या यहाँ पे जो भी मेटल ऑक्साइड बनते हैं वो मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, पर जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, जो मेटल ऑक्साइड्स वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम अल्कलीज कहते हैं। ये क्या बनाते हैं, अल्कलीज बनाते हैं। यानी कि जब स्टीम पास होने पे ये जो मेटल ऑक्साइड है इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो वो अल्कली बनाता है। ठीक है, चलिए, सोडियम पोटेशियम सबसे टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये ऐसे हैं कि ये वाटर के साथ एकदम इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे और अल्कलीज बनाएंगे, सॉरी, वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाएंगे और अल्कलीज बनाएंगे। किस तरीके से बनाते हैं अल्कली, देखते हैं। पोटेशियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इजीली डिसॉल्व होता है वाटर में। ठीक है, उसी तरीके से सोडियम ऑक्साइड जो बन रहा है, अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, द मोस्ट कॉमन बेस एसिड बेस रिएक्शन का। ठीक है, तो पोटेशियम और सोडियम जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, अभी ये ऑक्साइड्स का नेचर कैसा है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई जब भी एक एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, कौन सा रिएक्शन होता है ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये जो मेटल ऑक्साइड, अगर हमारा मेटल ऑक्साइड एक एसिड के साथ जब रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ। तो ये हमारा जो मेटल ऑक्साइड है वो क्या बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज अ बेस। ये हमारा मेटल ऑक्साइड एक बेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, एक मेटल ऑक्साइड हमारा यहाँ पे बेस बन जाएगा। क्यों, कि वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा मेटल ऑक्साइड है वो क्या बन रहा है, वो एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो इन मेटल ऑक्साइड्स को हम बेसिक इन नेचर कहते हैं कि भाई ये एक बेस है नेचर में। इसमें एक्सम्पशन क्या है, Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ये एग्जाम्पशन क्यों है देखते हैं हम आगे। ठीक है, दूसरा केस जब हम लेते हैं कि भाई एक नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बेस बन जाता है। वही नॉन मेटल ऑक्साइड जब एक बेस के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो ये जो हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड है वो क्या बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज एसिड। क्यों, बेसिकली हमें न्यूट्रलाइज करना है तभी जाके सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो बेस ऑलरेडी हमारे पास है, तो हमारा नॉन मेटल अगर एसिडिक बिहेव करेगा तभी जाके ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। तो मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं सॉल्ट एंड वाटर बनाने के लिए और वो बेसिक इन नेचर है। जबकि नॉन मेटल ऑक्साइड्स
जो हैं वो एसिडिक इन नेचर हो जाते हैं या बिहेव एज एसिड्स व्हेन दे रिएक्ट विथ अ बेस। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। यहाँ पे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, अ सॉल्ट ऑफ सोडियम एंड एल्यूमिनियम प्लस वाटर। ठीक है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है तो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारा एसिड होगा, ये एसिड ये बेस, तब जाके हमारा सॉल्ट और वाटर बनेगा। ठीक है, तब जाके हमारा सॉल्ट और वाटर बनेगा। क्लियर। अगर हम इसी के बारे में देखें, यानी कि हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसा है पता है बच्चों, कि अगर वो एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड एक्ट करेगा। ठीक है, एक बेस के साथ वो जब रिएक्ट कर रहा है तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है। बट अगर यही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमारे एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक बेस की तरह अपनी प्रॉपर्टीज दिखाएगा, उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखो एग्जाम्पल देखो, पहले हमने क्या देखा था कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा था। ठीक है, तो सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा था। यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या था, एसिडिक इन नेचर था। अभी एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को एक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे बन रहा है AlCl3, ये हमारा एक सॉल्ट है और वाटर बनेगा। ठीक है, बट यहाँ पे ये एसिड है तो इसको बेस बनना पड़ेगा। ठीक है, जब ये बेस बनेगा, यहाँ पे लास्ट रिएक्शन में हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो था वो एसिड था, बट यहाँ पे एक बेस की तरह रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, एम्फोटेरिक इन नेचर है, यानी कि ये ऐसा ऑक्साइड है कि अगर एसिड बनने की ज़रूरत है तो एसिड बन जाएगा, अगर बेस बनने की ज़रूरत है तो बेस बन जाएगा, बट वाटर एंड सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये दो ऐसे हैं कि हम एसिड भी बन जाएंगे, हम बेस भी बन जाएंगे। हमें आप कोई भी रोल दे दो, हम सारे रोल अच्छे से निभा लेंगे। उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड का अगर एग्जाम्पल याद रखना है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड, इजीली दोनों रिएक्शंस आप बता सकते हो। ठीक है, अभी मेटल जो है मेरा जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। ठीक है, इसमें सोडियम पोटेशियम जो है वो विग्रसली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि आपने उसके ऊपर ठंडा पानी डाला वो वहीं रिएक्ट कर गया। इसीलिए जो हमारे पोटेशियम की अगर हम बात करें तो वो KOH बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम मेटल बनाता है पानी के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रिलीजिंग अ लॉट ऑफ हीट। दोनों में हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो भी रिलीज होता है। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं इनको हम रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही नहीं रख सकते, इनको हम पानी में या खुला नहीं छोड़ सकते। ठीक है, पानी की 2 बूंद गिरी और सोडियम पोटेशियम ब्लास्ट होते हैं या रिएक्ट होते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, इमीडिएटली दे कैचेस फायर। तो सोडियम पोटेशियम को स्टोर कैसे करें, सोडियम पोटेशियम को हम केरोसिन में स्टोर करते हैं ताकि ना वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे ना कि वो पानी के साथ रिएक्ट करे एट द नॉर्मल रूम टेम्परेचर। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ भी वो रेडिली रिएक्ट कर जाते हैं, पानी के साथ भी एकदम इजीली रिएक्ट कर जाते हैं। तो सोडियम पोटेशियम को हम जनरली केरोसिन में स्टोर करते हैं। ठीक है, समझ आई बात।
आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे ही हमने मेटल ड्रॉप इन किया, हाइड्रोजन गैस बनना स्टार्ट हो गया। ये हमारा कैल्शियम है, ठीक है, जो कि वाटर के साथ लेस विगरसली, यानी कि इतना फटाफट, इतना तेज रिएक्ट नहीं करेगा जितना हमारा सोडियम और पोटेशियम करेगा। और यहाँ पे कोई आग लगने का चांस नहीं होगा, यहाँ पे इतनी हीट रिलीज नहीं होगी, ठीक है। बट हाँ, आपको हाइड्रोजन गैस के बबल्स बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग। कैल्शियम अगर आप देख रहे हो थोड़ी देर से, तो फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन गैस जो लिक्विड के सरफेस पे है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन रहे हैं, उसके वजह से कैल्शियम क्या है, फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। कैल्शियम हमारा नॉर्मल वाटर के साथ इतना विगरस रिएक्शन नहीं देता है, स्लोली रिएक्ट करता है टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जब वो रिएक्ट करता है एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, ठीक है। कैल्शियम सोडियम और पोटेशियम की तरह हाई रिएक्टिविटी नहीं दिखाता, बट कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें वाटर को हीट अप करना पड़ता है, लाइक मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, उसके लिए हमें वाटर को हीट अप करना ज़रूरी है। उसके लिए क्या, हमें पानी को गर्म करना पड़ेगा, उसके बिना मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर, समझ आ रही है बात? मैग्नीशियम को गर्म करने के लिए या मैग्नीशियम को पानी के साथ रिएक्ट करवाने के लिए हमें पानी को हीट करना पड़ेगा, ठीक है। जो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते और जिसमें हमें स्टीम पास करनी होती है, उसके लिए कुछ हम इस तरीके का सेटअप रखते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम एक स्टैंड में, एक टेस्ट ट्यूब में हीट पास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्लास वूल जो है वो पानी में सोक करा हुआ है और यहाँ पे हमने मेटल रखा है, ठीक है। ये मेटल पे इसकी स्टीम पास होगी इस टेस्ट ट्यूब से, और ये कैसे मेटल्स हैं, या एल्यूमिनियम होगा या आयरन होगा या जिंक होगा। तो यहाँ से ये पास होंगे और यहाँ पे हमें दो चीज़ें देखने को मिलेंगी डिलीवरी ट्यूब में। हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टीम पास हो रही है, मेटल रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। डिलीवरी ट्यूब के थ्रू जो स्टीम पास हुई, उसके बाद डिलीवरी ट्यूब के थ्रू हाइड्रोजन गैस यहाँ पे हम कलेक्ट कर रहे हैं। हाइड्रोजन गैस जब कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉप साउंड प्रोड्यूस करवाते हैं। अभी ये ग्लास वूल क्या होता है, ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से टेस्ट ट्यूब भी ब्लास्ट नहीं होगी। और एंड इट इज मेड अप ऑफ ग्लास बट अ टेक्सचर ऑफ वुल, वुल जैसा होगा बट ग्लास होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जब भी हम हीट कर रहे हैं, whenever we are heating glass wool, तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा एंड विच विल हेल्प द मेटल, लाइक वो मेटल के ऊपर स्टीम की तरह से पास होगा, उसके अंदर जो मॉइस्चर होगा वो। तो मेटल प्लस वाटर जो कि स्टीम फॉर्म में है, वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस पास होगा, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड बनाने के लिए हमें कुछ इस तरीके का सेटअप चाहिए, ठीक है।
एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एल्यूमिनियम वाटर की जो स्टीम है, भाप है, उसके साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, समझ आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, आयरन का रिएक्शन देखते हैं। आयरन किस तरीके से रिएक्ट करता है? आयरन किस तरीके से भाई रिएक्ट करता है हमारे वाटर के साथ? यहाँ पे अगेन हमें स्टीम ही पास करनी है, तो जब हम स्टीम पास करते हैं तो ये बनाता है आयरन ऑक्साइड Fe3O4, एल्यूमिनियम Al2O3, Fe3O4 आयरन ऑक्साइड बनाता है, अगेन हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। बट क्या है कि भाई एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक में हमें स्टीम पास करनी रहेगी, गर्म भाप पानी की हमें पास करनी रहेगी। क्लियर है? ये ऐसे मेटल्स हैं कि जो पानी के साथ नहीं बट पानी की स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही मेटल जो वाटर स्टीम के फॉर्म में है, उनके साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। इसमें हमारा लेड भी आ जाता है, इसमें हमारा लेड भी आ जाता है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड, जो कि बहुत कम रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हमारे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के। ठीक है, एल्यूमिनियम का रिएक्शन हमने देखा, Al+3H2O gives 3 molecules of aluminium oxide। ठीक है, उसी तरीके से जिंक प्लस वाटर गिव्स अस जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, आयरन रिएक्ट कर गया वाटर के साथ इन द फॉर्म ऑफ स्टीम टू गिव आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि भाई लिड Tb reacts with water to give TbO, lead oxide and hydrogen। ठीक है, तो जब भी एक मेटल वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ भाप, क्या बना रहा है? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, जो कि इवॉल्व होगा, है ना? क्लियर? चलिए, तो हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसको वाटर के कॉन्टैक्ट्स में अगर देखें तो सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव कोल्ड वाटर के साथ ही हैं। ठीक है, फिर अगर हम कैल्शियम, मैग्नीशियम की बात करें तो उनमें गर्म पानी पास करना पड़ता है। ठीक है, या उन्हें गर्म पानी में घोलना पड़ता है। जबकि एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड ये ऐसे हैं कि जिनसे स्टीम पास हो तब जाके वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और ये जो नीचे के हैं वो पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते। ये जो हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, गोल्ड जो है, ये ऐसे हैं, ये 5 कि भाई हम पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। वी विल बी नॉट रिएक्टिंग विथ वाटर एट एनी स्टेट। ठीक है, आप गरम कर लो, भाप बना लो, जो करना है कर लो, पर हम रिएक्ट नहीं करेंगे। वी विल रिमेन इनएक्टिव। ठीक है, समझ आया? तो हमने क्या देखा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस देखे, वाटर के साथ देखे। अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यही चीज़ है कि दे आर लीस्ट रिएक्टिव, तो ये कहीं पे भी डिस्प्लेस नहीं होंगे, ये कहीं पे भी रिएक्ट नहीं होंगे। अब बारी आती है डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो ये मेटल्स सारे जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो किस तरीके से रिएक्शन दिखाएंगे वो हम देखते हैं। डाइल्यूट HCl हो गया, डाइल्यूट H2SO4 हो गया, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो गया। देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। पहले हम HCl के साथ देखते हैं। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। यहाँ पे हमारे पास 4 सेटअप है, जिसमें मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है और आयरन है।
मेरे पास 4 अलग अलग मेटल हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। ठीक है, मैग्नीशियम को जब हम मेटल में ड्रॉप इन करते हैं एसिड में, ठीक है, तो मेटल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो मैग्नीशियम जब HCl में जाएगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, MgCl बनाएगा। ठीक है, सारे टेस्ट ट्यूब में मैंने HCl भर रखा है। जब मैंने मैग्नीशियम को ड्रॉप इन किया इन द HCl, जब मैंने मैग्नीशियम को ड्रॉप इन किया तो मैग्नीशियम रिएक्ट होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा और क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। उसी तरीके से जब मैंने एल्यूमिनियम को ड्रॉप इन किया HCl में, डाइल्यूट HCl में, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ, बना एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, जिंक को ड्रॉप इन करती हूँ तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है एंड फॉर्म्स जिंक क्लोराइड। आयरन को जब हम ड्रॉप इन करते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है टू फॉर्म आयरन क्लोराइड, FeCl3। ठीक है, तो हमारे जो मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ भी विगरस रिएक्शन दिखाते हैं, बट रिएक्टिविटी सीरीज में वो कहाँ है, उसके बेसिस पे। तो मोस्ट एक्सप्लोसिव जो रेडिली एकदम कूद जाएंगे डाइल्यूट एसिड में भी, वो हमारे सोडियम पोटेशियम होंगे। जैसे जैसे कम होता हम नीचे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, या तो हमें उन्हें हीट करना पड़ता है या वो रिएक्ट ही नहीं करते। ठीक है, कुछ मेटल ऐसे हैं जो रैपिडली रिएक्ट करेंगे, कुछ हीटिंग पर रिएक्ट करेंगे, जबकि कुछ रिएक्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने देखे एग्जाम्पल, यहाँ पे हमें हीट की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, मैग्नीशियम का रिएक्शन HCl के साथ क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड है ना, MgCl2 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड इज गिविंग मी मैग्नीशियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा AlCl3। ठीक है, उसी तरीके से जिंक के साथ ZnCl2 और आयरन के साथ FeCl3। देखते हैं उनके भी रिएक्शन। जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उसी तरीके से आयरन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन क्लोराइड टू गिव FeCl2 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये चारों का रिएक्शन आ गया। मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक के साथ जिंक क्लोराइड और आयरन के साथ आयरन क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेटल्स को अब हम रिएक्ट करवाते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। मेटल्स को हम रिएक्ट करवाते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट्स। लाइक आयरन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इट विल बी FeSO4 है ना, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। आयरन के साथ जब H2SO4 रिएक्ट करेगा तो FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। जिंक के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। क्लियर? उसी तरीके से मैग्नीशियम के साथ MgSO4 बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो यानी कि हम अगर आयरन ले लो, जिंक ले लो, मैग्नीशियम ले लो, इनको डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इनके सल्फेट सॉल्ट्स बनेंगे, इन मेटल्स के सल्फेट सॉल्ट्स बनेंगे। ठीक है, कॉपर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दोनों के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज भी देखो या याद हो तो हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है, तो वो ना ही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा,
ना ही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यानी क्या है, कॉपर लेस रिएक्टिव देन आयरन, आयरन से भी कम रिएक्टिव है। अभी हम देखते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन। नाइट्रिक एसिड इज व्हाट, HNO, ठीक है, नाइट्रिक एसिड इज HNO3। अभी जब हम मेटल HNO3 से रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हो। HNO3 के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता, इसमें NO3 है। यानी कि क्या इवॉल्व होगा यहाँ पे, हमारा या तो नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा, या नाइट्रस ऑक्साइड होगा। ठीक है, HNO3 खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो H2 को ऑक्सीडाइज कर देगा, क्या बनाने के लिए, H2O, और खुद रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, टू फॉर्म व्हाट, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। देखते हैं इनका रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी वो HNO3 के साथ मेटल्स रिएक्ट होते हैं, हमारा H2 गैस नहीं इवॉल्व होता। ठीक है, तो देखते हैं पहला रिएक्शन कि भाई मेटल मैग्नीशियम जो है वो वेरी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट कर जाता है टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस। अभी आपने मैम बोला पहले कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता, बट यहाँ पे क्यों हो रहा है, ठीक है, वो समझते हैं। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम क्या कर रहा है, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है नाइट्रिक एसिड की वो उतनी यूटिलाइज नहीं हो पा रही है। इसीलिए मैग्नीशियम जब HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है नाइट्रेट सॉल्ट बना रहा है। नाइट्रेट सॉल्ट जब भी बनता है तो उसके साथ बचा क्या हमारा, H2। ठीक है, तो वो हमारा हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। बट नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंगनीज का देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेम केस रिपीट होता है कि भाई मैंगनीज भी रिएक्ट करता है जब HNO3 के साथ, तो वो नाइट्रेट सॉल्ट बनाता है विथ वाटर, सॉरी नाइट्रेट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, सो मैग्नीशियम रिएक्ट करता है HNO डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट HNO3, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है। उसी तरीके से मैंगनीज जब रिएक्ट करता है अगेन सेम डाइल्यूशन के साथ नाइट्रिक एसिड का, तो वो मैंगनीज नाइट्रेट बनाते हैं रिलीजिंग द हाइड्रोजन गैस। ठीक है, रिलीजिंग द हाइड्रोजन गैस। अभी एक रॉयल वाटर करके या एक्वारीजिया करके एक सॉल्यूशन अवेलेबल होता है मार्केट में, जो कि फ्रेशली बनाया जाता है विथ concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio of 3:1, यानी 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3। ये जो सब्सटेंस है एक्वारीजिया, इसको रॉयल वाटर भी कहा जाता है। इसमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, इट इज़ हाईली कोरोसिव एंड अ फ्यूमिंग लिक्विड, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव इन नेचर है, हाथ पे पड़ेगा तो वहीं हाथ पूरा गल जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेटेड है दोनों एसिड्स, तो उसकी कोरोसिव प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। ठीक है, अभी यूज कहाँ होता है, गोल्ड एंड प्लैटिनम डिसॉल्व करने के लिए एक्वारीजिया सॉल्यूशन यूज किया जाता है। आपको जो घर पे आके लोग ठग जाते हैं स्पेशली विथ योर गोल्ड, आपको बोलते हैं कि आपका गोल्ड साफ करके देते हैं हम, तो वो लोग एक्वारीजिया सॉल्यूशन यूज करते हैं और आपका गोल्ड पिघला के लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो एक्वारीजिया इज मोर कॉमनली यूज्ड टू मेल्ट डाउन गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, अभी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट,
मेटल को हम जब बात कर रहे हैं कि दूसरे मेटल सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करवाएं, अदर मेटल सॉल्ट्स के साथ हम रिएक्ट करवाएं, तो कैसे होगा चलिए देखते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल डाल रहे हैं, ठीक है, और वैसे ही हम जो हमारी दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर कॉपर वायर डाल रहे हैं फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में। ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, आयरन कॉपर को करेगा या कॉपर आयरन को कर पाएगा, क्या है क्या नहीं, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा था रिएक्टिविटी सीरीज में, है ना। विथ टाइम बीन जो आयरन नेल है उसका कलर चेंज हो जाएगा, कॉपर सल्फेट का कलर चेंज हो जाएगा, बट कॉपर वायर आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। कॉपर जो है हमारा दैट इज लेस रिएक्टिव देन आयरन सल्फेट, तो कॉपर जो है वो आयरन सल्फेट में रहा आयरन डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, जबकि हमारा जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो समय रहते रहते ये जो कॉपर सल्फेट में कॉपर है वो डिस्प्लेस हो जाएगा आयरन से, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई रिएक्शन नहीं दिखेगा, बट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हमने आयरन ड्रॉप इन किया तो क्या बना, आयरन सल्फेट बना एंड कॉपर डिस्प्लेस हो गया। कॉपर कहाँ डिस्प्लेस हुआ, कॉपर आयरन नेल के ऊपर अपना कोटिंग बना देता है और आयरन नेल में से कॉपर जो आयरन जो है वो सॉल्यूशन में आ जाता है, ठीक है। तो किस तरीके से रिएक्ट किया, बेस्ड ऑन इट्स रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है उसके बेसिस पे रिएक्शन होंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होंगे यहाँ पे, ठीक है। आयरन सल्फेट कॉपर के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाता, ऐसा क्यों, क्योंकि कॉपर आयरन से एक ही साइड है, नीचे जाते तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए, ठीक है। ये रीजनिंग में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस इस तरीके से कि विल दिस शो एनी रिएक्शन, अगर हाँ तो क्यों, ना तो क्यों, ठीक है। क्लियर। अभी कॉपर विथ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, कॉपर आयरन के साथ तो रिएक्ट नहीं करता, आयरन सल्फेट में कुछ नहीं कर पाता, बट क्या सिल्वर नाइट्रेट में उसका कुछ कमाल दिखेगा। तो इफ़ यू रिमेंबर द रिएक्टिविटी सीरीज, सिल्वर कॉपर से भी नीचे आता है, ठीक है। तो जब हम कॉपर मेटल की स्ट्रिप सिल्वर नाइट्रेट में रखते हैं तो विथ टाइम बीन समय रहते यहाँ पे रिएक्शन होता है, ठीक है, और जो ब्लू कलर जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का बन जाता है कॉपर सल्फेट की वजह से, या हम कहें कॉपर की वजह से ब्लू हो जाता है और शाइनी रेश वाइट डिपॉजिट सिल्वर मेटल का हो जाता है कॉपर स्ट्रिप पे। कॉपर की स्ट्रिप पे हमारा सिल्वर डिपॉजिशन हो जाता है और हमारा सॉल्यूशन ब्लू कलर का बन जाता है। देखते हैं चलिए रिएक्शन। KgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एक कलरलेस सॉल्यूशन है, उसके साथ कॉपर मेटल रेड ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। वो जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, कॉपर नाइट्रेट जो कि एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन है और सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है जो कि ग्रेइश वाइट कलर का बनता है, ठीक है। सिल्वर क्या हो जाता है, डिपॉजिशन हो जाता है कुछ इस तरीके से, देख रहे हो आप। सॉल्यूशन का कलर धीरे धीरे टाइम रहते रहते ब्लू कलर का होने लगता है। तो यहाँ पे क्यों रिएक्शन होता है, क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर, इसीलिए ये रिएक्शन पॉसिबल है। बट इसका वाइसे वर्सा पॉसिबल नहीं है, अभी क्लोरीन के साथ, यानी कि क्लोरीन इन द गैसियस फॉर्म हमारे मेटल्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, चलिए। आयनिक
क्लोराइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयोनिक क्लोराइड्स, NaCl, MgCl, ठीक है, AlCl3, MgCl2, यानी कि मेरा कहने का मतलब था। तो जब सोडियम रिएक्ट करता है, सोडियम बहुत रेडिली रिएक्ट करता है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो बनाता है सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड यानी कि हम कहें सोडियम मेटल को क्लोरीन गैस से हमने रिएक्ट कराया टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अभी यही सोडियम क्लोराइड अगर हम देखें तो हमें कॉमन सॉल्ट में देखने को मिलता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों क्रिस्टलाइन फॉर्म में देखने को मिलता है? बिकॉज ऑफ द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। उसी तरीके से कैल्शियम भी क्लोरीन गैस के साथ बहुत विगरस रिएक्शन दिखाता है, बहुत ज़्यादा विगरस रिएक्शन दिखाता है टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड बनाने के लिए बहुत इजीली वो रिएक्ट कर जाता है कैल्शियम, ठीक है, KCl2 प्लस। उसी तरीके से अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक भी डायरेक्टली रिएक्ट कर जाएगा टू फॉर्म जिंक क्लोराइड, ठीक है, कभी जिंक क्लोराइड बना देगा। तो कैल्शियम भी कैल्शियम क्लोराइड बना देगा, जिंक भी क्लोरीन के साथ बहुत इजीली कैल्शियम क्लोराइड बना देगा, ठीक है। आयरन का अगर हम बात करें तो आयरन भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, बट FeCl3 बनाता है आयरन विथ वैलेंसी 3। वेरिएबल स्टेट ऑफ वैलेंसी है आयरन की, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। वही बात यहाँ पे कि Fe रिएक्ट्स विथ Cl2 टू फॉर्म फेरिक क्लोराइड FeCl3, ठीक है। अभी मेटल्स का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन भी है। रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर के जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, बट हाइड्रोजन के नीचे वाले हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट कंबाइन विथ हाइड्रोजन, बट रिएक्टिव वंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये क्या है? हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्राइड्स, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं। सोडियम मेटल प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म्स सोडियम हाइड्राइड NaH, ये एक आयनिक स्टेट में जाते हैं, आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जब ये हाइड्रोजन गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस हमें पास करना होता है सोडियम मेटल पे से, ठीक है। दूसरा अगर हम एग्जांपल देखें कैल्शियम, हाँ गलती से हम लिख दिया, ठीक है, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्राइड, टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है। यहाँ पे भी जब हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं हीटेड कैल्शियम के ऊपर से, कैल्शियम को थोड़ा गर्म करके उसके ऊपर से जब हाइड्रोजन गैस पास किया जाता है तो कैल्शियम हाइड्राइड बनता है। तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे मेटल्स का रिएक्शन विथ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्या है ये? हमारा मेटल्स का रिएक्शन विथ हाइड्रोजन गैस। तो इस मॉड्यूल में बेसिकली हमने मेटल्स को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और हमारी रिएक्टिविटी सीरीज किस तरीके से डिफाइन करती है, हर एक कॉम्बिनेशन को वो हमने देखा, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, अलग अलग एसिड्स के डाइल्यूशन लेवल के साथ, लाइक डाइल्यूट HCl लिया, H2SO4 लिया, नाइट्रिक एसिड लिया, दूसरे मेटल सॉल्ट्स लिए हमने क्लोरीन गैस लिया, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी देख लिया। तो मेटल्स हमारे किस तरीके से अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं वो तो हमने डिटेल में सेकेंड मॉड्यूल में देख लिया। थर्ड मॉड्यूल में हम देखेंगे कि भाई हमारे नॉन मेटल्स किस तरीके से अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल यानी कि थर्ड मॉड्यूल में टू
लर्न मोर अबाउट कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स कैसी होती